नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और तीसरे चैप्टर की आज दूसरी क्लास है हमारी, जिसका नाम है प्रारंभिक विद्युत। प्रारंभिक विद्युत दोस्तों, इस चैप्टर में हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार मैं वापस रिवीजन करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने इस लेसन में सबसे पहले पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, फिर पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। आपने मुख्यतः 5 अवस्थाएं पढ़ी: ठोस, द्रव, गैस, इसके अलावा प्लाज्मा। और फिर इसके बाद में पढ़ते हैं आप बोस, आइंस्टाइन, कंडक्ट। फिर इसके बाद में आपने तत्व के बारे में जाना, यौगिक के बारे में जाना, मिश्रण के बारे में जाना। इसके अलावा आपने परमाणु के बारे में जाना, अणु के बारे में जाना। परमाणु की संरचना के बारे में हम जानते हैं। परमाणु की संरचना के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी के बारे में पढ़ा। नाभिक के बारे में पढ़ा, किस पे कितना आवेश है, कौन इसके खोज करता है, किसका कितना भार है, कौन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, कौन एक क्लास से दूसरी क्लास में विस्थापित हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों की वितरण की शर्तें कौन सी हैं। फिर उसके बाद में आप पढ़ते हैं कि चालक कौन है, अचालक कौन है, अर्धचालक कौन है, आंशिक रूप से चालक कौन होते हैं। फिर अपन लास्ट में जो है वो कौन से टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों, विद्युत धारा जो है उसका प्रवाह कैसे हो जाता है। तो आपने पढ़ा विद्युत धारा के प्रवाह में, आपने पढ़ा मोस्टली कि कोई पदार्थ होता है, इस पदार्थ के आप छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। प्रत्येक टुकड़ा जो है वो अणु कहलाएगा, और अणु जो होते हैं उसमें उसके भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के गुण होते हैं। और फिर आप पढ़ते हैं कि यदि इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए तो वो परमाणु में विभक्त हो जाता है, और परमाणु जो है उसमें केवल रासायनिक गुण जो हैं वही विद्यमान होते हैं। और आपने पढ़ा कि अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में अवस्थित रह पाते हैं, लेकिन परमाणु जो है वो अवस्थित नहीं रह पाते हैं। आपने फिर परमाणु के अंदर भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉनों में भी आपने पढ़े कि जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और बाउंड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। दोस्तों, अपन ने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनके बारे में पढ़ा कि ये एक तो इनका भार न के बराबर होता है, दूसरी बात ये थोड़े से बल से ही दूसरी क्लास के अंदर जो है वो विस्थापित हो जाते हैं। और इसीलिए अपन कह सकते हैं कि कोई भी चालक पदार्थ होगा उसकी अंतिम कक्षा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनके ऊपर जो है वो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जब दिया जाएगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लास से दूसरी क्लास में विस्थापित होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो पहुंच जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो जो होता है, प्रवाह जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। अपन यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा से, वापस हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप सबको पहले पता हो कि परिभाषा क्या होती है। तो अभी अभी अपन ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। फिर बात करते हैं हम कि विद्युत धारा जो है उसका प्रतीक क्या है। तो प्रतीक आपको पता होना चाहिए सबको कि आई होता है। फिर बात करते हैं हम मात्रक क्या होता है। तो मात्रक यहां पर अपन पढ़ते हैं एम्पियर। दोस्तों, ये पहले भी मैं बता चुका हूं
कि प्रतीक का मतलब सिंबल, या फिर मैं संकेत भी कह सकता हूं, या फिर मैं चिन्ह भी कह सकता हूं, ये सब एक ही बात है। चिन्ह, सिंबल, संकेत, प्रतीक, ये चारों एक ही बात है। ऐसे ही यहां पर मैं मात्रक की बात करूं तो मात्रक कह सकता हूं, यूनिट कह सकता हूं, इकाई कह सकता हूं। तो ये तीनों भी जो है वो एक ही बात होती है, तो इनमें कंफ्यूज हमें नहीं होना है। आप सबको ये भी पता हो कि एम्पियर जो है उसका प्रतीक जो होगा वो क्या होगा, ए होगा, यानी उसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, ए होगा। आप सब ये भी जाने कि विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा मापक यंत्र अपन प्रयोग करते हैं, तो आप सबको पता हो विद्युत धारा मापक यंत्र बराबर एम्पियर मीटर। कई बार जो है इसको एमीटर भी कहा जाता है, एक ही बात है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि एम्पियर मीटर जो है उसको इसे लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कैसे? मान लो आपके पास में ये कोई लोड है और इधर जो है आपका कोई सप्लाई का स्रोत है, तो एम्पियर मीटर जो जुड़ने वाला है अपना, वो जोड़ेंगे अपन यहां पर। तो ये लोड के श्रेणी क्रम में हुआ कि नहीं हुआ? दोस्तों आप सबको पता हो कि जो आपका एम्पियर मीटर है उस एम्पियर मीटर का जो सिंबल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। एम्पियर मीटर जो दिखने में जो है हमारे को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी उसमें एक संकेतक होगा जो पूर्वांकित पैमाने के स्केल के ऊपर यहाँ शून्य पे स्थित होगा, और यहाँ पर जो है वो दो लीड होंगे, यानी दो सिरे होंगे ये वाले। डीसी का है तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में हम जोड़ देंगे, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर जो है वो एसी और डीसी दोनों पे काम करने वाले होते हैं। जो केवल डीसी पर कार्य करते हैं वो मूविंग कॉइल कहलाते हैं, एमसी प्रकार के कहलाते हैं, और इसका जो सिंबल जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जबकि जो एसी व डीसी दोनों पे काम करने वाले हैं वो मूविंग आयरन कहलाते हैं, और उसका सिंबल जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ रहे थे। विद्युत धारा के बारे में हमारे को और जानकारी लेनी है कि एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, कि एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। एक एम्पियर की परिभाषा से क्या मतलब है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम दो परिभाषाएं पढ़ सकते हैं। एक परिभाषा तो हमारे पास में ये है कि 6.29 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड के समय में प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान
1 एम्पियर होगा। दोस्तों इसके अलावा हमारे पास दूसरी परिभाषा और भी है। यहां मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास में ये कोई चालक है, इस चालक के ऊपर मैंने एक वोल्टेज आरोपित करता हूं सिरों पर, और इस चालक का जो प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध जो है वो है 1 ओम। तो यहां परिभाषा जो अपनी बनेगी वो ऐसे बनेगी कि 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर एक वोल्टेज आरोपित करने पर उसमें बहने वाली जो करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी। किसी 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर एक वोल्टेज आरोपित करने पर उसमें बहने वाली करंट का मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। तो आपके पास में 1 एम्पियर की दो परिभाषाएं हैं, दोनों में आप कोई सी भी याद रख सकते हैं, दोनों रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ अपने पास में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर पूछा गया, 1 सेकंड समय के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं। तो आप सबको पता हो कि 1 सेकंड गुणा 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम होता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 1 कूलाम जो है आवेश में 6.29, कई बार ये 28 भी आ जाया करता है। तो 6.29 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, या 6.28 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड समय में प्रवाहित हो जाते हैं। आगे फिर हम बात करते हैं विद्युत धारा के प्रभावों की। विद्युत धारा के प्रभाव, दोस्तों विद्युत धारा के प्रभाव जो है उसके लिए एक बात पढ़ते हैं अपन कि विद्युत धारा के प्रभाव जो है हम अनुप्रयोगों से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं सबसे पहले प्रभाव की बात करता हूं, ऊष्मीय प्रभाव। दूसरे में प्रभाव की बात करूं यहां पर तो वो है चुंबकीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो यहां ऊष्मीय प्रभाव में पहले हमारे को क्या बताया गया उसको समझे। ऊष्मीय प्रभाव को दोस्तों आप उदाहरण से समझें। मान लो आपके पास में कोई लैंप है, और इस लैंप को यदि आप सप्लाई से जोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें करंट का फ्लो होगा। और वैज्ञानिक ओरस्टेड के अनुसार जब भी करंट बहती है तो जाहिर सी बात है यहाँ ऊष्मा पैदा होती है। H बराबर I²RT के अनुसार जो है, यानी कि जूल के नियम के अनुसार जो है यहाँ ऊष्मा पैदा होती है। और ऊष्मा पैदा होती है तो उस ऊष्मा से क्या होगा? प्रकाश जनरेट होगा, प्रकाश पैदा होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इस लैंप के अंदर हम ऊष्मीय प्रभाव को समझ सकते हैं। इस लैंप के अंदर हमने सीखा कि जैसे इसको सप्लाई से जोड़ा तो इसमें करंट का फ्लो हुआ, और करंट के फ्लो से H बराबर I²RT यानी जूल के नियम के अनुसार इसमें ऊष्मा पैदा हुई, और ऊष्मा जो है उसने प्रकाश पैदा किया, यानी ये क्या था? ऊष्मीय प्रभाव। दोस्तों इसी प्रकार से मैं किसी हीटर का उदाहरण ले सकता हूं, किसी इलेक्ट्रिक प्रेस का मैं उदाहरण ले सकता हूं, ओवन, टोस्टर, गीजर, ये सब जो है वो किसके उदाहरण है? ऊष्मीय प्रभाव के। यानी इन सब में एक हीटिंग एलिमेंट होता है, मोस्टली नाइक्रोम का बना होता है, उसमें आप जो है वो करंट का फ्लो करते हैं, और करंट का फ्लो करने से उसमें ऊष्मा पैदा हो जाती है। करंट का फ्लो होगा तो उसमें ऊष्मा पैदा होगी, ये बात वैज्ञानिक ओरस्टेड ने कही। लेकिन कितनी ऊष्मा पैदा होगी ये बात वैज्ञानिक जूल ने बताई, H बराबर I²RT के नियम में। अगले हम बात करते हैं चुंबकीय प्रभाव की। तो चुंबकीय प्रभाव की बात करें तो चुंबकीय प्रभाव दोस्तों अपन उदाहरण ले सकते हैं विद्युत घंटी, जनरेटर,
मोटर, कूलर, पंखे की मोटर, ये सब जो है वो चुंबकीय प्रभाव है। दोस्तों वास्तव में क्या होता है कि वहां पर एक कोई कुंडली होती है, उसमें आप करंट का प्रवाह करवाते हैं, और करंट का प्रवाह कराते हैं तो जाहिर सी बात है वहां एक सघन चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और उस सघन चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है दोस्तों, उस सघन चुंबकीय क्षेत्र से एक फोर्स पैदा होगा, और वो बेरिंगों पर जो फ्री होगा उसको धकेल देगा, और जो धकेलने से एक यांत्रिक ऊर्जा पैदा होगी, उसको हम जो है वो किस प्रकार से काम में ले लेंगे, जनरेटर में या मोटर में किसी प्राइम मूवर या फिर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हम प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ चुंबकीय प्रभाव में हमारे को सीखने को मिलता है कि जब आप सप्लाई से जोड़ते हैं तो सप्लाई से जोड़ने पर वहां क्या बनता है, चुंबकीय फ्लक्स बनता है। ये बात जो है वो भी वैज्ञानिक ओरस्टेड ने कही थी कि करंट का फ्लो होगा तो उसमें ऊष्मा और चुंबकीय फ्लक्स दोनों पैदा होते हैं, तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। दूसरी बात ये कि हम पढ़ेंगे चुंबक के लेसन के अंदर कि जब इसके टर्न दे दिए जाते हैं, इसको लपेट कर एक कुंडली का रूप दे दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है वो एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है, और शक्तिशाली चुंबक बन जाने से उसको अपन किसी भी प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करने में सफल रहते हैं। आगे फिर हम बात करते हैं तीसरे प्रभाव की। दोस्तों आप सबको पता हो कि तीसरा जो प्रभाव है वो रासायनिक प्रभाव, और रासायनिक प्रभाव जो है उसको आप सेल, बैटरी, विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग यानी कि विद्युत मुद्रण, इन सब में भी जो है आप काम लेते हैं। यानी रासायनिक प्रभाव जो है वो तीसरा प्रभाव है। आप सबको ये भी पता हो कि विद्युत धारा के जो प्रभाव होते हैं उनमें तीन मुख्य प्रभाव जो हैं वो कौन कौन है, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। ये तीन मुख्य प्रभावों में है, बाकी तो और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे कौन से हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। यहाँ तीन के बारे में हमने चर्चा करी है। रासायनिक प्रभाव में आप जानते हो कि सेल और बैटरी जो है वो रासायनिक प्रभाव पे काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे गैस आयनीकरण प्रभाव। ये चौथा प्रभाव है अपना, गैस आयनीकरण प्रभाव। दोस्तों गैस आयनीकरण प्रभाव जो है उसको हम कहाँ देखते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, आपका जो मरकरी वेपर लैंप है, सोडियम वेपर लैंप है, इनके अंदर आप क्या करते हो, जैसे इस प्रकार से इसमें हीटिंग एलिमेंट लगाए जाते हैं, और यहाँ पर जो है वो मरकरी की वाष्प होती है, और इसको दोस्तों आप जैसे ही सप्लाई से जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है ये हीटिंग एलिमेंट गर्म होंगे, ये हीटिंग एलिमेंट जो है वो गर्म होंगे, और गर्म होकर के इस वाष्प का आयनीकरण कर देते हैं, और आयनीकरण के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर हमें उच्च मात्रा में तेज प्रकाश मिलता है। और तेज प्रकाश हम प्राप्त करने के लिए मरकरी वेपर में या सोडियम वेपर लैंप के अंदर हम इसको पर इस प्रभाव को काम में लेते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर भी जो है आपने विद्युत सप्लाई दी, और विद्युत सप्लाई से आयनीकरण हुआ है, और आयनीकरण के परिणाम स्वरूप जो है हमारे को उच्च प्रकाश मिला है। इनको हम डिटेल से जो है वो प्रदीप्ति का जो लेसन आएगा उसमें पढ़ने वाले हैं। आगे फिर हम बात करते हैं पांचवा जो अपना प्रभाव है वो है किरण प्रभाव। दोस्तों किरण प्रभाव में क्या होता है, एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में उच्च वोल्टेज व उच्च फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई देकर के यहां पर एक्सरे किरणें पैदा की जाती है। दोस्तों इन्हीं एक्सरे किरणों को हम जो है वो हड्डियों के छायाचित्र लेने के काम में लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जो एक्सरे वगैरह होते हैं, जो चिकित्सा पद्धति में हम काम में लेते हैं, ये सब जो है वो किरण प्रभाव से ही हो पाते हैं। यानी ये भी जो है वो एक तरह से क्या है, विद्युत धारा का प्रभाव है। अब आगे हम बात करते हैं
ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स के धक्का लगाने वाला बल, इलेक्ट्रॉन्स के धक्का लगाने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जो बल लगाया जा रहा है वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है? ईएमएफ के द्वारा। यानी ईएमएफ है ही वो बल जो इलेक्ट्रॉनों के क्या लगाएगा? धक्का। तो इलेक्ट्रॉनों के धक्का लगाने वाले बल को आप क्या कह देते हैं? विद्युत वाहक बल कह देते हैं। दोस्तों यहां और पढ़ते हैं अपन कि विद्युत वाहक बल जो है उसका प्रतीक क्या है? तो विद्युत वाहक बल का प्रतीक होगा ई। मात्रक क्या है? तो मात्रक यहां पर है वो है वोल्ट, और वोल्ट का जो प्रतीक होगा वो होगा दोस्तों वी। इसके अलावा मैं बात करूं मापक यंत्र की, तो ईएमएफ मापने के लिए आप जो है वो वोल्ट मीटर काम में लेते हैं। वोल्ट मीटर दोस्तों, इसके बारे में विशेष जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि वोल्ट मीटर जो है उसे सप्लाई व स्रोत के समांतर क्रम में, चित्र के द्वारा और बताता हूं कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए ये अपना सप्लाई का स्रोत है और ये किसी लोड के साथ जुड़ा हुआ है। अब मेरे को सप्लाई का वोल्टेज ज्ञात करना है तो मैं वोल्ट मीटर को यहां समांतर क्रम में ऐसे लगाऊंगा। आप सबको ये भी पता हो दोस्तों कि वोल्ट मीटर जो होता है उसमें जो कॉइल होती है वो उच्च प्रतिरोध वाली होती है। उच्च प्रतिरोध वाली कॉइल होती है, इसलिए आपका जो वोल्ट मीटर होगा वो उच्च प्रतिरोध वाला होगा। और वैसे भी ये जितना ज़्यादा प्रतिरोध वाला होगा उतना ही अच्छा सुगराई होगा। यानी इसको सुगराई बनाने के लिए आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध वाला रखते हो। तो ये था इसका मापक यंत्र। मापक यंत्र जिस प्रकार से अपन ने एम्पेयर मीटर के लिए पढ़ा था वही बात यहाँ पर वोल्ट मीटर के लागू होती है कि ये भी दो प्रकार के होते हैं, मूविंग कॉइल यानी एमसी प्रकार के और मूविंग आयरन यानी कि एमआई प्रकार के। तो यहाँ पर भी वही सिंबल होगा, ये मूविंग कॉइल के लिए सिंबल होगा जो केवल डीसी पे कार्य करेगा, और ये मूविंग आयरन के लिए होगा जो एसी व डीसी दोनों पर कार्य करेगा। आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों इसी में ही कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी। 1 वोल्ट की परिभाषा तो बहुत ही सिंपल है। मान लो आपके पास में ये कोई चालक है, इसका प्रतिरोध जो है वो 1 ओम है और इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर है। तो जाहिर सी बात है मैं कह सकता हूं कि 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसके सिरों पर आरोपित वोल्टेज का मान, उसके सिरों पर आरोपित वोल्टेज का मान उसके सिरों पर आरोपित वोल्टेज का मान 1 वोल्ट होगा।
दोबारा से सुने, किसी चालक, और वो चालक कितने ओम का है, 1 ओम का। तो 1 ओम चालक वाले में से 1 एम्पियर की यदि करंट प्रवाहित हो रही है तो उसके सिरों पर आरोपित ईएमएफ का मान क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। आगे फिर हम बात करते हैं विभव की। विभव क्या होता है दोस्तों, विभव की जो परिभाषा है उस परिभाषा में हम पढ़ते हैं कि आवेश को अनंतता से किसी बिंदु तक, आवेश को अनंतता से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। जैसे मान लो ये कोई ए बिंदु है जो अनंतता है और ये है आपका बी बिंदु। तो किसी ए बिंदु से आप बी बिंदु तक किसी आवेश को लेके आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आवेश को लाओगे तो किसी ना किसी कंडक्टर के माध्यम से ही लाओगे। तो मान लो किसी कंडक्टर के माध्यम से आप किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हो तो ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया गया कार्य जो है वो कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। दोस्तों आप सबको यहाँ पर यह भी पता हो कि विभव यहाँ पर धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव के नाम से 2 होते हैं। ऋणात्मक विभव 2 प्रकार के हैं आपके पास में। धनात्मक विभव में दोस्तों क्या होता है, आवेश को वस्तु से पृथ्वी की ओर, यह कहलाएगा आपका धनात्मक विभव। और यहां पर मैं वस्तु बना दूं और ये पृथ्वी हो गई आपकी, तो पृथ्वी से वस्तु की ओर जो प्रवाह होगा आवेश का वो कहलाएगा आपका ऋणात्मक विभव। तो आपने पढ़ा यहां पर कि विभव का क्या मतलब है कि आवेश को अनंतता से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। और विभव 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। अब एक पढ़ते हैं अपन विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर जो है उसको इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, शॉर्ट में इसको पीडी के नाम से भी हम जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा में हम पढ़ेंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच विभव के सिरों पर आया अंतर विभवांतर कहलाता है। कैसे, अभी आपने पढ़ा था कि ए बिंदु है और बी बिंदु है, उस पे आप क्या लेके आ रहे हो, आवेश को, यानी ए बिंदु से बी बिंदु के ऊपर जो है आप आवेश को लेके आ रहे हो। तो जाहिर सी बात है लेकर के आओगे तो कुछ ना कुछ जो है वो लॉस भी होगा। तो जो मान लो आप यहाँ पर 10 दिए और यहाँ पर जो है वो 8 आया, इसका मतलब 2 का क्या हो गया आपके पास में, लॉस। तो ये 2 का जो लॉस हुआ है दोस्तों यही क्या है,
अंतर है, यही विभवांतर है। तो विभव के सिरों पर जो अंतर आएगा उसे क्या कहेंगे आप? विभवांतर कहेंगे। और विभवांतर जो है उसको आप शॉर्ट में पीडी से दर्शाते हैं। इसके अलावा और भी पढ़े आप कि इसका प्रतीक क्या होगा। तो प्रतीक जो होगा इसका पीडी, मात्रक क्या होगा? तो मात्रक होगा वोल्ट। मात्रक होगा वोल्ट। हाँ दोस्तों, ईएमएफ का जो मात्रक होता है वो भी वोल्ट होता है। और यहां पर जो है आप पीडी का जो मात्रक पढ़ रहे हैं वो भी क्या होगा? वोल्ट होगा। अब बात आती है, बोला सर ईएमएफ में और पीडी में फिर अंतर क्या हुआ? तो हम अंतर को देखते हैं। ईएमएफ व पीडी में अंतर, ईएमएफ व पीडी में अंतर। सबसे पहले मैं दोस्तों परिभाषा की बात करता हूं। तो इधर तो मैं बात करूंगा ईएमएफ की परिभाषा की, और इधर मैं बात करूंगा मैं पीडी की। दोस्तों ईएमएफ की परिभाषा में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनों के धक्का लगाने वाला बल ईएमएफ कहलाता है। जबकि पीडी में हमने पढ़ा कि विभव के सिरों पर आने वाला अंतर। दोस्तों यहां धक्का लगाने वाला बल है, जबकि यहां पर जो है वो धक्का लगाने के बाद में जो एक सिरे से दूसरे सिरे पर आप लेकर के गए तो जो आया अंतर वो क्या कहलाया है? यहां पर विभवांतर। अब यहां इस परिभाषा से कोई ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप यहां पर पहले तो डायग्राम से समझे कि दोनों में वास्तव में फर्क क्या है। मान लो दोस्तों ये कोई स्रोत है, यहां पर लोड लगा हुआ है लेकिन स्विच जो है उसका वो ऑफ की स्थिति में है, और यहां मैंने जो है कोई वोल्टमीटर लगा दिया। जबकि इधर जो है वो भी कुछ इस प्रकार से ही चित्र है, लेकिन यहां पर जो है वो स्विच जो है वो ऑन की स्थिति में है, और यहां पर भी मैंने वोल्टमीटर लगा दिया। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि यहां वोल्टेज जो बताया जाएगा, मान लो यहां पर ये 12 वोल्टेज का है और ये भी 12 वोल्टेज है, तो जाहिर सी बात है इस वोल्टमीटर के द्वारा यहां 12 वोल्टेज ही बताए जाएंगे। तो ये 12 वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? ईएमएफ। जबकि मैं यहां की बात करूं तो यहां 12 वोल्टेज है, लेकिन यहां आपने जब लोड को लगा दिया है तो जाहिर सी बात है यहां का जो रीडिंग होगा वो 12 वोल्टेज से कुछ कम होगा, और ये जो होगा वो पीडी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो दोस्तों यहां पर ईएमएफ में और पीडी में हमारे को अंतर पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और उदाहरण देता हूं, उससे भी अपन जो है वो ईएमएफ और पीडी दोनों के अंतर को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई सॉकेट है, इस सॉकेट में आपने कोई लोड लगाया और कहीं ना कहीं से सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया, ओपन हो गया, तो जाहिर सी बात है इसमें बहने वाली करंट का मान शून्य। जब करंट का मान शून्य है तो पीडी का मान भी शून्य। लेकिन दोस्तों यहां सॉकेट जो है उसमें हो सकता है कि सप्लाई जो है वो शून्य भी हो और सप्लाई का कोई वोल्टेज भी हो। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां सॉकेट में अंदर वोल्टेज का मान शून्य भी हो सकता है, जबकि कुछ ना कुछ हो भी सकता है, लेकिन करंट का मान शून्य है तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान हमेशा शून्य ही आने वाला है। तो ये भी एक तरह से जो है वो ईएमएफ
और पीडी में क्या है, अंतर है। तो हमेशा ध्यान रखें कि पीडी और ईएमएफ दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन इनके मात्रक जरूर दोनों के सेम है। यहाँ जो है, यहाँ भी आप जो है वो वोल्ट में ही लेते हैं और यहाँ भी आप वोल्ट में लेते हैं। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि वोल्ट में जो व्यक्त किया गया मान है वो वोल्टेज कहलाता है, और वोल्टेज जो है वो मैं पीडी को भी कह सकता हूं और वोल्टेज जो है वो मैं ईएमएफ को भी कह सकता हूं। आगे फिर हम बात करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज जिसको आप शॉर्ट में वीटी के नाम से भी जानते हैं। एक होता है आपके पास में प्रेरित ईएमएफ, जिसको आप शॉर्ट में ई भी कहा करते हैं। दोस्तों इनको भी हमें सीखना होगा, टर्मिनल वोल्टेज से मतलब क्या है और प्रेरित ईएमएफ से मतलब क्या है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मान लो अपने पास में ये कोई जनरेटर है, इस जनरेटर के जो कार्बन बुर्स लगे हुए हैं उन कार्बन बुर्सों से हमारे को आउटपुट प्राप्त हुआ, इधर पॉजिटिव मिल गया इधर नेगेटिव मिल गया। दोस्तों जो हमें लोड के देने के लिए जो सिरे होते हैं, जहां लोड जुड़ने वाला है, वो कहलाते हैं टर्मिनल, और यहां पर जो वोल्टेज नापा जाएगा वही कहलाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज। जबकि दोस्तों यहां आर्मेचर में जो वास्तव में पैदा हुआ है वो कहलाता है आपका प्रेरित ईएमएफ, पैदा होने वाला ईएमएफ। और पैदा होने वाले ईएमएफ की जो है हम सूत्र के द्वारा गणना कर सकते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर करनी होती मेरे को, तो मैं वीटी प्लस वीए प्लस ब्रश ड्रॉप इन सब का योग करके और वास्तव में प्रेरित ईएमएफ को मैं क्या करता, ज्ञात कर पाता। तो आप सबको पता होना चाहिए जो वास्तव में पैदा हुए हैं वो तो क्या है आपका प्रेरित ईएमएफ, लेकिन जो बाहर लोड के ऊपर अपने को मिल रहा है वो क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो इन दोनों के बारे में भी आप सबको क्या पता होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है प्रतिरोध। दोस्तों प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में हम पढ़ते हैं विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक ओम है, प्रतिरोध जो है उसका मात्रक क्या है, ओम है। जबकि इसके सिंबल की बात करें हम इस चिन्ह को हम ओमेगा कहेंगे। किस कारण से हो रहा है? उस पे ले लो, एक दो तीन ब्लैक वाला नहीं है, तीखा तीखा सा ब्लैक इसके आगे। तो यहाँ सिंबल की बात कर रहे हैं, मात्रक है यहाँ ओम और सिंबल जो है इसका वो है ओमेगा। और यहाँ प्रतिरोध जो है
उसके सिंबल की बात करें तो वो क्या है, यहाँ पर आर है। दोस्तों यहाँ मापक यंत्र की बात करता हूं मैं, तो वो कहलाता है आपका ओम मीटर। ओम मीटर को कैसे जोड़ेंगे हम, मान लो ये आपका रेजिस्टेंस है और ये किसी सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें सप्लाई से इसको पृथक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें सप्लाई से इसको हटाना पड़ेगा, और सप्लाई से हटाने के बाद में जो है आप ओम मीटर को इसके समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये आपका ओम मीटर का सिंबल है, इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इसमें जो सावधानी की बात है वो यही है कि इसे सप्लाई से विसंयोजित करें, इसे सप्लाई से विसंयोजित करें, और उसके बाद में हमें जो है वो ओम मीटर लगा करके और नापना है। तो आप सबको पता हो कि मापक यंत्र जो है वो क्या है, ओम मीटर है। दोस्तों आप सबको और थोड़ा डिटेल से पता होना चाहिए कि प्रतिरोध जो है उसको 3 श्रेणी में हम बांट सकते हैं। पहला निम्न प्रतिरोध, दूसरा मध्यम प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध। आप सबको याद करने के लिए एक ही याद रखने की जरूरत है, केवल मध्यम प्रतिरोध, कि 1 ओम से 10 की घात 5 ओम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 ओम से 1 ओम से कम, और यहां पर क्या लिखेंगे हम, 10 की घात 5 ओम से अधिक। तो ये आप सबको पता हो कि निम्न प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध, 3 कैटेगरियों में हमने प्रतिरोध को बांट रखा है। इसके अलावा आप केवल ओम मीटर ही नहीं है आपके पास में, आप और दूसरे भी यंत्र जो है वो काम में ले सकते हैं। जैसे प्रतिरोध किस किस से नापा जा सकता है, तो प्रतिरोध को नापने के लिए आप ओम मीटर, नंबर 2 एम्पियर मीटर व वोल्ट मीटर विधि, नंबर 3 व्हीटस्टोन ब्रिज, नंबर 4 स्लाइड वायर ब्रिज विधि, नंबर 5 मेगर, नंबर 6 मल्टीमीटर। दोस्तों इन सबसे जो है आप प्रतिरोध नाप सकते हैं, लेकिन आप सबको यह भी पता हो कि कौन सा जो है वो कहाँ काम आता है। ओम मीटर, तो ओम मीटर जो होता है वो मोस्टली अपन निम्न और मध्यम प्रतिरोध नापने के लिए काम में लेते हैं। एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर विधि जो है वो निम्न, मध्यम और उस तीनों के ऊपर काम कर सकती है, क्योंकि इसमें होता क्या है, क्योंकि आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर आर, और आर बराबर क्या होता है, V/I। तो यानी कि वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर लगा दिया, दोनों का जो भी मान आएगा उसकी कैलकुलेशन करी और आंसर निकाल दिए। यहाँ पर फिर बात करूं मैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो केवल निम्न प्रतिरोध को नापने के काम में आता है। स्लाइड वायर ब्रिज विधि जो है वो भी जो है वो निम्न प्रतिरोध को नापने के काम में आता है। मेगर जो है वो उच्च प्रतिरोध मापन के काम में आता है। मल्टीमीटर जो है वो निम्न और मध्यम प्रतिरोध मापन के काम में आता है। तो ये सब चीजें भी आप सबको पता होनी चाहिए। आगे फिर हम बात करते हैं
अगला टॉपिक है हमारा चालकता। कंडक्टेंस। दोस्तों चालकता की सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करूं तो ये प्रतिरोध की एक तरह से उल्टी है। प्रतिरोध में जहां करंट का विरोध होता है तो चालकता में सुगमता पैदा की जाती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं करंट के मार्ग में सुगमता पैदा करने का गुण चालकता कहलाता है। करंट के मार्ग में सुगमता पैदा करने का जो गुण है उसे आप क्या कहते हैं? चालकता। दोस्तों चालकता का यहां पर बात करें अपन, प्रतीक की बात करें तो चालकता का प्रतीक जो है वो है G। और मात्रक की बात करें तो मात्रक हमारे पास में एक तो है साइमन, जिसको आप एस से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा जो है आपके पास में वो है मोह। जो कुछ इस प्रकार से होता है। दोस्तों यहां पर मापक यंत्र की हम बात करें, मापक यंत्र की, तो चालकता का मापक यंत्र कौन सा होता है? तो चालकता का मापक यंत्र जो होगा वो होगा सिग्मा स्कोप। कई बार जो है इसे साइमन मापी या मोह मापी भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो चालकता के लिए मोस्टली हमें क्या याद रखना है कि ये प्रतिरोध की विलोम है, उल्टी है, और ये एक तरह से करंट के मार्ग में क्या करती है? सुगमता पैदा करती है। जबकि प्रतिरोध जो है वो करंट के मार्ग में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। अगला हमारा इसमें टॉपिक दोस्तों वो है वैद्युतिक कार्य शक्ति ऊर्जा। तो सबसे पहले हम कार्य की बात कर रहे हैं या वैद्युतिक कार्य की बात कर रहे हैं अपन। आप सबको पहले तो सिंपल कार्य के बारे में पता हो कि कोई वस्तु है और उस वस्तु के ऊपर यदि बल लगा दिया जाए तो उस वस्तु में विस्थापन होगा। किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें जो विस्थापन होता है, तो लगाया गया बल और हुए विस्थापन दोनों का गुणनफल ही कार्य कहलाता है। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। शॉर्ट में लिखे इसको तो वर्क बराबर F इंटू एस। इसको कई बार डी भी लिख दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट, बाकी एस से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर F इंटू एस, ये क्या है? सामान्य जो कार्य हम पढ़ते हैं उसकी बात हो रही है। अब आपको पता हो दोस्तों कि कार्य जो है हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। कार्य जो है वो दो प्रकार के हैं। एक पहला कार्य जो है वो है हमारा यांत्रिक कार्य, दूसरा मैं बात करूं वैद्युतिक कार्य की। वैद्युतिक कार्य, तो देखो यहाँ पर वैद्युतिक कार्य हमारे को पढ़ना था मोस्टली, क्योंकि हम पढ़ भी क्या रहे हैं, अपना टॉपिक भी यहाँ वैद्युतिक कार्य, वैद्युतिक शक्ति और वैद्युतिक ऊर्जा से है। तो यहाँ मैं वैद्युतिक कार्य की बात करूं तो आप सबको पता हो कि जो सामान्य कार्य जो था उसमें यहाँ पर बल F था और विस्थापन यहाँ पर था। लेकिन यहाँ पर अपन वैद्युतिक कार्य यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? V होगा एक, तो एक T होगा
और एक आई होगा, यानी कि समय, करंट और वोल्टेज। इसको मैं VIT भी लिख सकता हूं, VIT भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। इलेक्ट्रिकल वर्क बराबर VIT, यानी कि वोल्टेज, करंट और समय तीनों का जो गुणनफल होगा वही क्या होगा, आपका वैद्युतिक कार्य होगा। और ये जो भी मान आने वाला है वो किस में आएगा, जूल में। तो वैद्युतिक कार्य अपन ज्ञात कर सकते हैं कैसे, करंट को, वोल्टेज को और समय को, करंट, वोल्टेज और समय सेकंड में लेकर के हम क्या कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे, तो हमारे पास में जो भी मान आएगा वो किसमें, जूल में आ जाएगा। तो ये था अपना वैद्युतिक कार्य। तो वैद्युतिक कार्य के बारे में एक बार वापस में रिवीजन कर रहा हूं कि कार्य क्या था वास्तव में, कि किसी वस्तु के ऊपर बल लगाने पर उसमें विस्थापन होता है, तो लगाया गया बल और हुए विस्थापन दोनों का गुणनफल ही कार्य कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आप हमेशा सीखें कि यदि विस्थापन नहीं होता है तो कार्य का मान शून्य होगा। जैसे मान लो मेरे पास में कोई रूम है और उस रूम की दीवार है, मैं उसके कितने ही धक्के लगा लूं, मेरे पसीने आ जाए, मैं मर जाऊं चाहे, लेकिन मैंने कोई कार्य नहीं किया साइंस की हिसाब से, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई विस्थापन नहीं हुआ है। क्योंकि विस्थापन का मान यहाँ पर शून्य है, आपने चाहे कितना ही बल लगाया हो, तो इसका मतलब कार्य क्या है, आपका जीरो है। तो इसलिए ध्यान रखें आप कि विस्थापन यदि शून्य है तो कार्य का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। तो ये एक विशेष बात भी ध्यान रखें कि हमेशा विस्थापन होना चाहिए तभी कार्य होगा। अब बात करते हैं आगे कि कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक यांत्रिक कार्य और एक वैद्युतिक कार्य। तो यांत्रिक कार्य के लिए तो अपन ने ये पढ़ा ही है, F×S। लेकिन वैद्युतिक कार्य की बात करें यहाँ पर, तो करंट, वोल्टेज और समय तीनों का जो गुणनफल है, उन गुणनफल के बराबर क्या होगा, आपका वैद्युतिक कार्य होगा। अब बात करते हैं अपन शक्ति की, बात करते हैं। शक्ति, दोस्तों सिंपल सी परिभाषा ये पढ़ते आए हम, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। दोस्तों दर जहां जाती है वहां समय का भाग लग रहा है, तो यहां पर समय का भाग किसमें लगेगा, कार्य करने की दर है तो कार्य में ही समय का भाग लगेगा। तो जाहिर सी बात है शक्ति का सूत्र जो है वो क्या बन गया, शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय। और कार्य आपने क्या पढ़ा था अभी अभी, F×S, और समय T होता ही है। तो ऐसे में क्या हो गया यहाँ पर, F×S अपॉन T, ये किसका फॉर्मूला हो गया, शक्ति का। लेकिन दोस्तों ये जो शक्ति है ये यांत्रिक शक्ति हम पढ़ रहे हैं। ये कौन सी शक्ति है, यांत्रिक शक्ति, यानी कि मैकेनिकल पावर। और यांत्रिक शक्ति जो है यहाँ पर आप पढ़ते हैं मीट्रिक में और ब्रिटिश में। और यदि आप एक HP में इसको ज्ञात करना चाह रहे हैं, HP में ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर F×S अपॉन 75 गुणा T, 75 गुणा T। और यहाँ मैं ब्रिटिश में लिखूंगा F×S अपॉन 550 गुणा T। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखें कि यहाँ ये जो फोर्स है, यहाँ जो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ फोर्स जो होगा वो किस में लेंगे आप, बल केजी में लेना है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में लेना है, समय सेकंड में आएगा। और यहाँ ब्रिटिश की बात करूं तो यहाँ फोर्स जो होगा वो किस में होगा, पौंड में होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो फीट में होगा, और समय जो होगा वो सेकंड में होगा। तो ये हमारे को बात ध्यान रखनी है। आगे फिर हम बात करते हैं इसी में ही, आप सबको ये भी पता हूं कि 1 HP की परिभाषा क्या होती है। तो यहां परिभाषा में हम पढ़ेंगे मानक अश्व के द्वारा एक सेकंड में किया गया
कार्य मानक अश्व के द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य 1 HP कहलाता है। दोस्तों यहां पर भी हमें एक बात सीखनी है कि 1 HP मीट्रिक की बात करें हम और ब्रिटिश की बात करें तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मीट्रिक में 1 HP बराबर 735.5 वाट माने गए हैं, जबकि ब्रिटिश में 746 वाट माने गए हैं। मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश जो है वो अपने घोड़े की शक्ति जो है वो 746 वाट मानते हैं 1 सेकंड में, जबकि मीट्रिक जो है हम भारतवर्ष में जो है वो 735.5 वाट मानते हैं। आगे फिर इस शक्ति में ही बढ़ते हैं। अपने को पढ़नी कौन सी शक्ति है? वैद्युतिक शक्ति। तो वैद्युतिक शक्ति में देखें आप क्या है, वैद्युतिक शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर बराबर, पहली बात तो सबको पता हो कि इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात यहां पर मैं फॉर्मूला जो लिखूंगा वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय होता है। जब आप वैद्युतिक शक्ति की ज्ञात करना चाह रहे हैं तो वैद्युतिक कार्य में क्या पढ़ा था आपने? VIT, और यहां समय क्या हो गया? T। तो दोस्तों T से T कट गया तो बचा क्या अपने पास में? P बराबर VI। P बराबर VI, यानी कि ये पावर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास में। लेकिन दोस्तों ओम के नियम के अनुसार हम 2 फॉर्मूले और भी बनाते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर लिख देता हूं मैं यहाँ I इंटू आर। तो यहां पर मैं इस V के स्थान पर I इंटू आर लिखता हूं तो P बराबर I इंटू आर इंटू आई, यानी कि क्या बन गया मेरे पास में? I स्क्वायर आर। यानी कि पावर का एक और फॉर्मूला मेरे पास में तैयार हो गया, P बराबर I स्क्वायर आर। इसी प्रकार से मैं यदि यहाँ ओम के नियम के अनुसार I का मान लिख देता हूं तो I बराबर V अपॉन आर होता है। तो यहाँ पर इस I के स्थान पर मैं ये मान रख दूंगा, तो मतलब कि P बराबर VI था मेरे पास में, और V ऐसे कैसे आ गया, और I के स्थान पर मैं मान रख रहा हूं V अपॉन आर। तो यहाँ पर V क्या हो गया? V स्क्वायर, नीचे क्या आ गया? R। तो बच हो गया क्या अपना सूत्र? P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। दोस्तों 3 फॉर्मूले अपने पास में बन गए हैं, तीनों के तीनों जो है वो वैद्युतिक शक्ति के ही है। P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर आर और P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। बनाना है तो ठीक है, नहीं तो याद तो करना ही करना है। तो ये पावर के क्या है अपने पास में 3 फॉर्मूले हैं। अब बात करते हैं अपन आगे। दोस्तों शक्ति और भी कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मैं कार्य शक्ति और ऊर्जा के ऊपर एक अलग ही क्लास बनाएंगे अपन, जिसमें यांत्रिक शक्ति, वैद्युतिक शक्ति के अलावा जैसे प्रेषी शक्ति के बारे में, इसके अलावा आपने किसी इंजन वगैरह जो है उसके लिए अपन प्लंक बटा 4500 लगा करके उसकी शक्ति निकालते हैं। तो इसके अलावा IHP के बारे में, BHP के बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं, उनको पढ़ना है। लेकिन यहाँ अपना इस चैप्टर में जो टॉपिक था वो था वैद्युतिक शक्ति। तो वैद्युतिक शक्ति में अपने को केवल इतना ही ध्यान रखना है कि वैद्युतिक शक्ति का मतलब सीधा सा है P बराबर VI I स्क्वायर आर या V स्क्वायर अपॉन आर। आगे फिर हम बात कर रहे हैं शक्ति के बाद में ऊर्जा की। तो वैद्युतिक ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वैद्युतिक ऊर्जा के बारे में अपने को मोस्टली क्या सीखना होता है? परिभाषा क्या है सबसे पहले? तो परिभाषा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। बिल्कुल दोस्तों, अपन इसी प्रकार से आकलन करते हैं। भाई आप किसी कार्य को कितनी देर तक कर सकते हो, कितनी क्षमता आपको उस काम करने की, तो उसी के हिसाब से कहेंगे अपन कि आप में इतनी ऊर्जा थी, आपने काम कर दिया। तो ध्यान रखें यहाँ पर कार्य करने की जो क्षमता जो है उसे क्या कहेंगे आप? ऊर्जा। अब बात आती है आगे कि ऊर्जा के सूत्र कैसे बनेंगे।
तो दोस्तों यहां पर आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ऊर्जा बराबर शक्ति अपॉन समय, सॉरी, शक्ति गुणा समय। यानी कि आप में कितनी शक्ति है और कितने समय तक काम करेगी, तो दोनों का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो दोनों को गुणा करेंगे अपन, तो जाहिर सी बात है अपने पास में किसका माना जाएगा, ऊर्जा का। अब मैं यांत्रिक ऊर्जा की बात करूं मैं, तो यांत्रिक शक्ति आपने क्या पढ़ी थी, यांत्रिक शक्ति में पढ़ा आपने F इंटू एस अपॉन टी। यदि मैं इसको T से गुणा और कर दूं तो T से T कट जाएगा। यह सूत्र किसका बन गया, यांत्रिक ऊर्जा का। अब दोस्तों आप ये कहोगे कि सर ये तो कार्य का भी था, बिल्कुल कार्य का भी यही होता है। इसीलिए आप सबको पता होना चाहिए कि ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जो है वो जूल होता है। आगे फिर मैं यहां पर बात करूं वैद्युतिक शक्ति की, तो वैद्युतिक शक्ति के अब फॉर्मूले बनाने हैं मेरे को। तो आपने वैद्युतिक शक्ति कौन कौन सी पढ़ी थी, एक तो P बराबर VI पढ़ा, दूसरा पढ़ा आपने P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, तीसरा पढ़ा आपने I स्क्वायर R। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहां पर ये क्या है, ये शक्ति थी। अब इसको यदि मैं समय से गुणा कर दूं, तो ये सब के सब जो फॉर्मूले होंगे वो किसके बन गए, वैद्युतिक ऊर्जा के, क्योंकि आपने शक्ति को क्या कर दिया, यहाँ पर समय से गुणा कर दिया। तो शक्ति को आप समय से गुणा करोगे तो सारे सूत्र किसके बन जाएंगे, आपके ये ऊर्जा के। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी बातें यहाँ ध्यान रखनी है, जैसे ऊर्जा जो है यहाँ पर दो प्रकार की अपन मोस्टली पढ़ते हैं। एक तो पढ़ेंगे आप पीई और एक पढ़ते हैं अपन केई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो होती है दोस्तों उसमें आप 1/2 mv स्क्वायर फॉर्मूला काम में लेते हैं, और स्थितिज जो ऊर्जा होती है उसमें mgh लेते हैं। तो यहाँ मॉस और ग्रेविटी और हाइट जो है उन तीनों का गुणनफल जो है वो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही जो है आप 1/2 मॉस और जो वेलोसिटी होगा इसका उसका वर्क करके और गुणनफल करेंगे, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी, यहाँ पर के ई आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यानी कि गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो ये आपकी क्या थी, वैद्युतिक ऊर्जा थी। इसके अलावा भी दोस्तों आपको ऊर्जा में एक और प्रश्न आता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि ऊर्जा को ऊर्जा मापी यंत्र से मापा जाता है। ऊर्जा मापी यंत्र जिसको आप एनर्जी मीटर के नाम से जानते हैं, जो अपने घरों में लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसका सिंबल जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है, KWH मीटर भी आप उसको कहते हैं। तो मान लीजिए ये कोई पोल था आपके पास में लगा हुआ, और इस पोल से जो है आपके पास में कोई सप्लाई आई, एक फेज आ गया और एक न्यूट्रल आ गया। अब बात आ रही है कि इसमें अपने को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे अपने को कैलकुलेशन करनी है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता हो ही गया है कि जो भी मापा जाएगा इससे वो KWH में मापा जाएगा, यानी कि किलोवाट घंटे में जो है अपन ऊर्जा को नापते हैं। तो किलोवाट घंटे में कैसे नापेंगे, मान लो आपके पास में जो है वो 4 पंखे हैं, प्रत्येक 100 वाट के हैं। ऐसे ही 2 लैंप हैं जो 200 वाट के हैं। इतने का ही एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो यहां पर आप देख रहे हैं 4 पंखे यानी कि 400 वाट के हो गए, 2 लैंप जो हैं वो 200 वाट के हो गए, टोटल कितना हो गया 600 वाट। अब दोस्तों ये केवल KWH में से
केवल अपने पास में अभी वाट आया है, तो वाट आया है तो अब हावर सोर्स चाहिए अपने को। तो पूछा जाएगा आपसे आप कितने घंटे चलाते हो, तो आप कहोगे कि मैं पर डे जो है इसको 10 घंटे चलाता हूं। तो पर डे 10 घंटे चलाते हो, इसका मतलब महीने में कितने दिन हो गए, 30 दिन। तो यानी कि 10 गुणा 30 करूंगा मैं इसको, यानी कि टोटल कितना हो गया है यहाँ पर 600 तो पहले था ही, 10 से गुणा कर दिया, फिर 30 से गुणा कर दिया आपने, तो 6 तिया 12 और 3 जीरो और लग गए आपके पास में, यानी कि एक तरह से 12 लाख WH हो गया, यानी कि वाट घंटे हो गए। इसमें क्या करूंगा मैं, 1000 का भाग दूंगा, तो बच गया कितना अपने पास में 1200। दोबारा से देखो, 600 वाट पर डे का क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, और इसको 10 घंटे चलाओगे तो वाट घंटे कितने हो गए, WH कितने हो गए 6000। और फिर आपको कहा जा रहा है कि 30 दिन तक, तो 6 तिया 12 और 3 जीरो ये हो गए और 1 जीरो ये, यहाँ पर आपने 1 जीरो इसका बढ़ा दिया है, यानी कि 120 जो है वो क्या हो गया आपके पास में KWH हो गया। तो 120 जो है वो KWH हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, आप सबको पता हो कि 1 KWH बराबर 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल बराबर 1 BOT। ये सब एक ही बात होती है दोस्तों, बिल्कुल इसे एक बार और देख लें। 1 KWH बराबर 1 यूनिट, और 1 यूनिट के बराबर ही 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, और उसके बराबर ही 1 वोट होती है, यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी कि ये भी एक तरह से क्या है, ऊर्जा को मापने की इकाई है। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ ऊर्जा के लिए और भी बातें हैं जो न्यूमेरिकल वाले हम चैप्टर के अंदर लेकर के चलेंगे, यानी कि कार्य, शक्ति, ऊर्जा, इसके अलावा प्रतिरोध जो है उसके श्रेणी, समांतर, मिश्रित क्रम के जो सूत्र हैं उन सबको एक साथ हम बताने वाले हैं, तो इसकी एक अलग से क्लास लेंगे।